बड़ी खबर, पीएम का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प, सूत्र बता रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। पीएम का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प लगातार बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई और इसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्र हमारे क्या बता रहे हैं, देखिए सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का जो संकल्प है उसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं और पीएम ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है। ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। हाई लेवल मीटिंग पिछले 1.5 घंटे से चल रही थी जो खत्म हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है। ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी इसमें तीनों सेनाओं के चीफ यानी प्रमुख मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे जो कि तीनों सेनाओं की कमान संभालते हैं, एनएसए अजित डोभाल मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो बड़े मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनके हाथों में सेनाओं की कमान है, वो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास पर 1.5 घंटे की यहाँ पर मीटिंग, इससे पहले भी किसी तरह की मीटिंग कल भी हुई थी और आज ही मीटिंग, और ये मीटिंग बता रही है कि तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है प्रधानमंत्री ने। अनूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनूप, क्या सूत्र बता रहे हैं? हाई लेवल मीटिंग पर सभी की निगाह टिकी हुई थी, क्या कहना है प्रधानमंत्री का? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही जो बैठक चल रही थी, हाई लेवल बैठक, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, वहां बैठक हुई थी जिसमें तीनों सेना के अध्यक्ष थे, इसके अलावा अजीत डोभाल मौजूद थे। देखिए, कल सीसीएस की बैठक होनी है 11 बजे और उससे ठीक पहले आज हुई बैठक। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पहलगाम घटना के बाद अब तक सेना के तरफ से क्या कार्रवाई की गई और आगे सेना किस तरीके से मुस्तैदी से कार्रवाई करने वाली है, इन सभी मुद्दों की जानकारी 1 to 1 ब्रीफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। खासतौर पे आपने देखा होगा पिछली बैठक में जिस तरह से सीसीएस की बैठक में डिप्लोमेटिक फ्रंट पर किस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, पाकिस्तान पर नकेल कसा जाए, इसको लेकर तमाम फैसले लिए गए थे। ऐसे में अब जमीनी तौर पर क्या फैसले, जमीनी तौर पर क्या कार्रवाई हमारी सेना कर रही है, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज रक्षा मंत्री और तीनों सेना के अध्यक्षों ने दी है। जी अनूप, जाहिर तौर पर कूटनीतिक प्रहार तो हमने कई देखे हैं जिसमें सिंधु जल समझौता है, पाकिस्तानी वीजा को रद्द करना है, लेकिन इन सब के बीच में चूंकि जिस तरीके से उरी का हमने इंतकाम लिया, पुलवामा का हमने बदला लिया, क्या ये माना जाए कि पहलगाम अटैक का भी इंतकाम लेने का वक्त आ गया है? क्या संकेत दे रही है ये हाई लेवल मीटिंग? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। भारत की तरफ कोई नजर उठाएगा, किसी भी तरीके से निहत्थे लोगों पर, पर्यटकों पर कोई हमला करेगा और भारत जो बैठेगा, ये संभव है ही नहीं। आपने देखा कि तत्काल प्रभाव से जब पहली सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें ऐसे फैसले लिए गए थे जिससे पाकिस्तान के आर्थिक कमर को तोड़ने का एक फैसला था। इसके अलावा जमीनी तौर पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए, किस तरीके से आतंकवादियों के हौसले को नाबूद किए जाए, इसके लिए पूरी तरह से सेना तैनात है और कार्रवाई आप यकीन मानिए कि कार्रवाई हो रही होगी और आगे भी होगी, जिससे जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं और जो आतंकवादी हैं उनके हौसले पस्त हो जाएं। इंतजार कीजिए, बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं। जाहिर तौर पर चूंकि सीडीएस की बैक टू बैक जो मीटिंग चल रही, कल भी हमने देखा था महत्वपूर्ण मीटिंग, आज तो प्रधानमंत्री आवास पर ही मीटिंग हुई है, कल आप बता रहे हैं कि सीडीएस की मीटिंग है। क्या ये माना जाए तीनों सेना के प्रमुख के साथ यहाँ पर अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी? कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण और उसके बाद हमें जमीन पर देखा गया क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अनूप, देखिए, जाहिर सी बात है आपको आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी भी जो कार्रवाई सेना की तरफ से की गई होगी, क्योंकि देखिए पहले ही दिन से यह कहा गया है कि आतंकवादियों को जाने नहीं दिया जाएगा, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। ऐसे में लगातार सेना जो है वो तीनों सेना मुस्तैद है और कार्रवाई कर रही है।
ऐसे में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और दूसरी तरफ आगे आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई की जाएगी, इन सभी बातों की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। कल सीसीएस की बैठक है और उसके बाद बैठक के बाद जो आमतौर पर एक परंपरा रही है सरकार की तरफ से इसको मीडिया में ब्रीफ भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी चीजें आपको सामने देखने को मिलेगी। अनु, पहले भी हमने आतंकी कैंप को ध्वस्त करने का काम किया है, आतंकियों की कवर तोड़ने की काम किया है। अब यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद इस मीटिंग में सेना को एक्शन की छूट दे दी है, इसके मायने आप क्या निकाल रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से पहले से ही साफ है कि पाकिस्तान अगर आतंकियों को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो किसी भी तरीके से उनकी सरजमी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, उससे ज्यादा गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, आतंकवादियों को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए वो तैयार रहे और बहुत ज्यादा वक्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, ये आज के दौर का भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भारत है। किसी भी तरीके से हल्के में किसी घटना को नहीं लिया जाएगा और उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और अनूप, इसकी गंभीरता हम समझ सकते हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से रैली से दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि कल्पना से परे सजा आतंकियों को मिलने वाली है। क्या ये माना जाए कि बस काउंटडाउन शुरू ही हो चुका है? अनूप, देखिए, आप काउंटडाउन शुरू होने की बात करें, काउंटडाउन तो उसी समय से शुरू हो चुका था जब पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया था। आतंकियों को ये शायद उस समय समझ नहीं आया होगा कि वो किस सरजमी पे जाकर लोगों को जो निहत्थे लोग हैं, पर्यटक हैं, उनको निशाना साध रहे हैं, उनको जमींदोज किया जाएगा। और उस दिन से ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप यकीन करिए, आतंकियों को तो मारा गया, लेकिन अनूप जिनको पनाह देने वाले थे, जिनको ट्रेनिंग जो कर रहा है, जिस जमीन पर ये लॉन्चिंग पैड है, क्या आतंक प्रायोजित पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाना है? अनूप, ये बताइए कौन सा वो माध्यम हो सकता है? हालांकि बहुत ही गोपनीय बात है, लेकिन क्या, चूंकि लगातार एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब जल प्रहार होना चाहिए। अनूप, देखिए, ये सब कॉन्फिडेंशियल बातें होती है कि ये किस तरीके से, क्योंकि ये रणनीतिक बातें हैं। इसका खुलासा तभी होता है जब बहुत सरकार इसको सामने लाना चाहती है। जाहिर सी बात है, ये सरकार की मंशा साफ है। और लगातार पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से हमारी सेना मुस्तैदी से लगातार बैठक कर रही है, मुस्तैदी से पूरे हर घटनाक्रम पर ध्यान लगाए हुए है, ऐसे में आप ये समझ सकती हैं कि पाकिस्तानी सरजमी, पाकिस्तानी हुक्मरान को भी ये समझ में आ गया है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आपने देखा होगा इससे पहले, चाहे उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो या इसके अलावा जो एयर स्ट्राइक हो, उससे भी घातक, उससे भी गंभीर परिणाम इस बार पाकिस्तानी और आतंकवादी जो वहां पर सरजमी पे आतंकवादी गतिविधियों को उकसा रहे हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। आप यकीन जानिए। यानी कुल मिलाकर आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार विमर्श इस वक्त किया गया है। हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर। अनूप, क्या सभी जो गणमान्य यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ से बाहर निकल चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और हमने देखा है कि लगातार तीनों सेना अध्यक्ष लगातार स्थिति पर नजर। अनूप, आपको रोकना चाहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ विनोद दत्ता जुड़ गए हैं। विनोद दत्ता जी, बहुत बड़ी इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास से आ रही है। 1.5 घंटे की हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को एक्शन की छूट दे दी है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा डिसीजन है सरकार का कि तीनों सेनाध्यक्षों को ये फ्री हैंड दिया है। क्योंकि इसमें जो ऑपरेशंस की प्लानिंग है उसमें काफी सहूलियत रहेगी और उसमें काफी सिनर्जी रहेगी। और क्योंकि सीडीएस का जब से गठन हुआ है तब से जो ट्राई सर्विस ऑपरेशंस हैं उनमें काफी समन्वय की सिचुएशन आ गई है। तो ये दर्शाता है कि अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन प्लान किया जाता है तो तीनों सेनाओं का जो समन्वय है वो देखा जाएगा और जो हमारी त्रिशक्ति है उसका एक अच्छा मुजाहिरा हमारी सेनाएं करेंगी।
जी, चूंकि आप डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से उरी में या फिर पुलवामा अटैक का इंतकाम लिया गया था भारत की तरफ से, इस बार क्या वो माध्यम होगा? किस तरीके से प्रहार किया जाएगा? देखिए, ये कहना बड़ा अभी जल्दी होगी, क्योंकि सरप्राइज और डिसेप्शन बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी ऑपरेशंस के लिए, और ये हमारा कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा, और हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे जो ऑपरेशंस हैं, हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हों। तो ये वेट एंड वॉच की हमें थोड़ी सी पॉलिसी रखनी पड़ेगी, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी सेनाएं पूर्ण रूप से ऑपरेशंस को प्लान करेंगी और इस आतंकवाद का खात्मा करने की कोशिश करेंगी। जी, कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, कमर चीमा को भी आपने सुना होगा, वो भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप सर्वदलीय बैठक भारत बुला रहा है तो कॉन्फिडेंस में विपक्ष को लेने वाला है, यानी कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो आपको लगता है कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल की जो सीडीएस की मीटिंग है वो महत्वपूर्ण होगी, उस पर रणनीति पर अंतिम मोहर लगेगी और उसके बाद जमीन पर देखा किस तरीके से प्रहार होगा? हाँ, बिल्कुल। आपने देखा आज भी अभी आधे घंटे पहले एक मीटिंग खत्म हुई है जिसमें सीडीएस और सेनाध्यक्ष थे और एनएसए साहब भी थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको प्रिजाइड किया है। जो अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी जो पार्टीज हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लिया गया है। सीसीएस की मीटिंग में ये उन्होंने हिस्सा लिया है। तो ये सब बताता है कि आज पूरा देश सरकार के साथ है, और वो चाहता है कि देखिए, हमारा एम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना है, न कि किसी देश या किसी समुदाय के खिलाफ। जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का भी बयान इस बीच आया था। उन्होंने कहा था कि यही राइट टाइम है पीओके को क्लेम करने का, क्योंकि बीएलए से किस तरीके से संघर्ष कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। खैबर पख्तूनख्वा का तो हाल यह है कि वहां पर 60% इलाके से पुलिस और आर्मी भाग गई है। ये खुद हालात पाकिस्तान जो खुद मान रहा है उसके यहां बने हुए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से 5000 से ज्यादा सैनिकों ने वहां इस्तीफे दे दिए हैं, ऑफिसर्स छोड़ के जा रहे हैं, फौज नहीं देश छोड़ के जा रहे हैं, सेनाध्यक्ष ने खुद अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया है, तो ये बता रहा है कि साहब किस तरह का वहां डर है। क्योंकि देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसी तो उनकी भी काम कर रही है, उन्हें भी पता है कि भारत क्या एक्शन लेने वाला है। तो ये इस तरह की खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को रोज वहां पाकिस्तानी आर्मी को शिकस्त मिल रही है। बलूचिस्तान में उन लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी के छक्के छुड़ा रखे हैं, तो कैसे वो इस तरफ भारत के साथ लोहा ले सकते हैं? तो भारत के लिए भी ये बिल्कुल मुफीद समय है कि वो पीओके जो बिल्कुल एपी सेंटर बना हुआ है, या और जो इतने मरकज हैं, या इनके जो दहशतगर्दों की लीडरशिप है, उसको निशाना बनाया जाए और आतंकवाद को उस पर कंट्रोल और उसका खात्मा किया जाए। तो जिस तरीके के पाकिस्तान के अंदर अभी हालात बने हुए हैं, सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद ही वहां पर हमने ट्रेलर देखा कि किस तरीके से जो बड़े बड़े सूरमा जो गीदड़ भपकी युद्ध की दे रहे थे, बिलावल भुट्टो के परिवार की बात कर ले और पाक सेना प्रमुख के परिवार की बात कर ले, वो विदेश जाकर छुप रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि स्थिति बता रही कि पाकिस्तान का टूटना तय है? बिल्कुल, पाकिस्तान का टूटना तो पहले ही तय था, लेकिन ये है कि ये उन्होंने अपने जो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, पहलगाम। और वो कहते हैं ना कि जब किसी आदमी का बुरा वक्त आता है तो उसका विवेक पहले ही भगवान उससे छीन लेते हैं। तो यही पाकिस्तान का हाल हुआ है। इस्तीफे पाकिस्तानी सेना के अंदर हो रहे हैं। इमरान खान जैसे बड़े नेता को जब जेल में डाल दिया गया तो वहां की आवाम भी आर्मी की तानाशाही से तंग है। आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम सबक सिखाने का? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की जो आवाम है वही सेना को सबक सिखा रही है। मैंने तो कभी 75 साल या 77 साल के इतिहास में पाकिस्तान में देखा नहीं कि साहब किसी कोर कमांडर के घर पे हमला किया जाए, जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू हेडक्वार्टर पे हमला किया जाए, सेना को खदेड़ा जाए। तो ये बताती है कि सेना की वहां कितनी पतली हालत है। और जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वहां के रक्षा मंत्री खुद ये स्वीकार करते हैं कि दशकों से हम आतंकियों को पालते पोसते आए हैं, तो एक्सपोज तो वो खुद ही हो चुके हैं ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल। आप इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? परवेज मुशर्रफ का वीडियो है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, जो ये कह रहे हैं कि हमारे जाबाज हैं, हम इनको तैयार करते हैं। तो जब एक राष्ट्राध्यक्ष और जो सेनाध्यक्ष था वो अगर ये इस बातों को कबूल कर रहा है तो इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए? अभी करेंटली उनके रक्षा मंत्री ने भी कबूल किया है ब्रिटिश मीडिया को इंटरव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजी में बोल रहे थे जब वो। जी जी।
बिल्कुल। अब ये मुझे समझाइए, चूंकि आप इस चीज की बारीकी को समझते होंगे, कल सीडीएस की मीटिंग होगी, वो कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है भारत के लिहाज से, भारत के नागरिकों के लिहाज से, जिनके अंदर आग की ज्वाला भड़क रही है, जो चाहते हैं कि आतंकियों को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा मुड़कर भारत की सरजमी की तरफ ना देख पाए। देखिए, भारतीय सेना या सशस्त्र सेनाएं हमेशा तैयार रहती हैं, केवल हमें एक पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत होती है। और भारतीय और कैसे उस ऑपरेशन को प्लान किया जाएगा वो मतलब उस पे एग्जीक्यूशन केवल डिपेंड करता है। तो भारत की सेना तो 24/7 तैयार है। आपने देखा होगा कि कहीं भी किसी तरह की कोई आपदा आती है या कोई इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो ये पाकिस्तान को यही डर तो हो जा रहा है। वह पाकिस्तान की तो सेना 90% तिजारत में इन्वॉल्व है, ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, सियासी किडनैपिंग्स करा रहे हैं, वो खाना जंगी करा रहे हैं। तो जो सेना इन चीजों में लिप्त होगी, क्या वो बंदूक चला सकती है? क्या वो गोला बारूद वो कर सकती है? लेकिन परमाणु युद्ध की तो धमकी दी जा रही है उनकी तरफ से। परमाणु युद्ध कोई इतना आसान नहीं है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि परमाणु युद्ध वो शुरू करके हम चुप बैठे रहेंगे, हाँ। तो ये उनकी गलतफहमी है। हाँ। बिलावल भुट्टो को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आप पानी रोकेंगे, यहाँ से खून की नदियां बहेंगी। बिलावल भुट्टो जी को तो पता ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। जाके वो किसी ने स्क्रिप्ट लिख दिया होगा, उन्होंने जाके बता दिया है। तरीका और लक्ष्य तय करे सेना, ये कह दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस हाई लेवल मीटिंग में। ब्रिगेडियर साहब। हाँ बिल्कुल, सेना को देखिए, सेना के लक्ष्य ऑलरेडी तय हैं, केवल जो हमारी सरकार है उसको बताना है कि साहब हमें क्या करना है, और वही उसी को अंजाम दिया जाएगा। और हमेशा वीरता और जो विवेक, दो हमारे बड़े बहुत मजबूत स्तंभ है हमारी सेना के। जी, बताया जाता है कि बलूचिस्तान में फरवरी के अंदर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें हमास के नेता वहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, और उसी रास्ते से पुंछ के आसपास से ही ये जो आतंकी थे इन्होंने घुसपैठ की, और इसके बाद पहलगाम अटैक हमने देखा। आपको क्या लगता है, कहां का वो एरिया, कौन सा वो जोन है जहां पर सबसे पहले आतंकियों को सबक सिखाया जाना चाहिए? देखिए, जो अभी जहां जहां लॉन्च पैड से, वहां तो आतंकी रहे नहीं होंगे। तो अब 2-4 आतंकियों को मारने से कोई इस चीज का खात्मा नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब कुछ बड़ा होगा। तो मुझे लगता है जैसे आपने हमास में देखा, जैसे आप हिजबुल्लाह में देखा, तो जो दहशतगर्दी की जो लीडरशिप है उसको टारगेट किया जाना चाहिए, और उनको कहीं भी टारगेट किया जा सकता है। जी, एक और अपडेट यहां पर सामने निकल कर आ रहा है कि हाई लेवल मीटिंग जो थी वो सीडीएस के साथ हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। अब जो मीटिंग है वो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। तो बड़ी बैठक के बाद ये मीटिंग भी होने वाली है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और इससे क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? देखिए, रियर एरिया सिक्योरिटी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ऑपरेशनल वॉरफेयर का, क्योंकि दुश्मन जो उनके स्लीपर सेल्स है उनको कहेगा कि साहब इस तरह की वारदातें करें, या कोई इस तरह का मूवमेंट अगर होता है तो वो उनकी खबर दें। तो जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको भी सतर्क किया जाएगा, और आम नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो कोई संदिग्ध चीज देखते हैं तो वो अथॉरिटीज को एकदम इन्फॉर्म करें। जी, बड़ी बैठक के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी बड़ी मुलाकात, मीटिंग चल रही है। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और जाहिर तौर पर उनसे इस खबर की बारीकी समझना चाह रहे हैं, चूंकि पूरे देश में एक उबाल है, एक इंतकाम की आग हर एक नागरिक के मन में, हृदय में उठी है, और वही यही चाहता है कि आतंकियों को सबक सिखाया जाए। अनूप गुप्ता भी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो मीटिंग्स का सिलसिला हम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, तनाव जिस तरीके से दोनों देशों के भी बीच में बना हुआ है, आईएनएस विक्रांत के अरब सागर में तैनाती कर दी गई है, हम मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं, टेस्टिंग भी चल रही है, डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने वाली कल भी एक हमने खबर देखी जो कि फ्रांस के साथ राफेल डील की एक टर्न ओवर डील जो है, टर्निंग पॉइंट डील है, ये क्या बता रहा है? देखिए, ये डील तो पहले से ही चल रही थी, कोई ऐसा नहीं है कि ये पहलगाम इंसिडेंट के बाद की गई है, लेकिन ये यकीनन एक कॉम्बैट एज देगा हमारी नेवी को, और भारत का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो उसमें काफी इजाफा होगा। तो ये तो बदस्तूर एक्विजिशन चलते रहते हैं, लेकिन हाँ, अगर जरूरत हुई या युद्ध की स्थिति होती है तो जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको
युद्ध स्तर पे उसको और बढ़ाया जाएगा। समय, तरीका, टारगेट सेना तय करेगी, ये कह दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो ब्रिगेडियर साहब, आपको लग रहा है कि समय अब बेहद नजदीक है, बस कुछ ही क्षण जा रहे हैं, कुछ ही दिन जा रहे हैं, काउंटडाउन पूरी तरह से शुरू हो चुका है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है और कब स्ट्राइक होगा, कब एक्शन लिया जाएगा, ये दिस इज एनीबॉडीज गेस। किस तरह की स्ट्राइक होनी चाहिए, किस तरीके का सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसे हरकत ना कर सके? भाई देखिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कई नस्लें याद रखें उनको। जी अब लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, कहाँ वो टारगेट होने चाहिए? देखिए, तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो दहशतगर्दी के मरकज हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनकी दहशतगर्दी की लीडरशिप है, या सेना के कई अधिकारी जो उसमें इन्वॉल्व है, ये सब टारगेट होने चाहिए और मुझे यकीन है कि इन पे तवज्जो दी जाएगी। जी, और माध्यम आपको क्या लगता है, क्या माध्यम होना चाहिए? देखिए, बारूद तो फ्रेंड और फो समझता नहीं है। बारूद को तो आप जिस तरफ टारगेट करके एम करेंगे, वो वहां लोगों की जान लेगा। जी, लेकिन ये दोनों ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु संपन्न देश है, इस तनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, परमाणु शक्ति तो सबके पास है, लेकिन हमारे पास करीब 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास डिक्लेयर्ड परमाणु बॉम्ब है। केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो इसकी बार बार धमकी देता है, और बाकी के देश केवल इसको क्रेडिबल डेटरेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकी है, क्योंकि परमाणु युद्ध करना जब रशिया इतनी बड़ी ताकत होते हुए यूक्रेन के खिलाफ नहीं कर पाया, तो पाकिस्तान की क्या बिसात है। आप हमारे साथ बने रहिए। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित। जीवन राजपुरोहित जी, हाई लेवल मीटिंग पिछले 1.5 घंटे से चल रही थी सीडीएस के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री आवास पर एक और मीटिंग अब चल रही है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की। ये क्या संकेत दे रही है? जी, संकेत बहुत स्पष्ट है। हमारा मुद्दा है पहलगाम टेरर अटैक, और जिन उग्रवादियों ने हमारे देशवासियों को नुकसान पहुंचाया है, देश को आघात पहुंचाया है, उनको ढूंढ करके निकालना और मारना। अब इस एक इंसिडेंट के साथ में जो इनका सपोर्टर है पाकिस्तान, और हमारे अंदरूनी जो दुश्मन है, जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। और ध्यान रहे कि टर्की और चाइना भी इधर इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो मामला एक पाकिस्तान सपोर्टेड टेरर अटैक का था, ये थोड़ा सा रूप गंभीर ले रहा है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर सीसीएस मीटिंग होना बहुत ही लॉजिकल आउटकम है। और अब तो आपने देखा और आपने कहा भी है कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी है, और ये खुली छूट का मतलब ये हुआ कि अब पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, इस मकान को क्यों ध्वस्त कर दिया, उस टेररिस्ट के भाई को क्यों पूछताछ कर लिया। अभी वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब टेररिस्ट, उनके सिंपैथाइजर्स और जो पाकिस्तानी गोलाबारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे चल रही है, उन सब को काबू करना। इसके लिए सेना सक्षम है, हमारी एयरफोर्स सक्षम है, और हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, हेडक्वार्टर आईडीएस पूरी तरह सक्षम है कि तीनों सेनाएं मिलकर के पाकिस्तान के इस नेफेरियस डिजाइन को, ये बदमाश मुद्दे को खत्म कर दे। नेवी उधर से तैयार है। तो जो कहने का मुद्दा है कि जब सीसीएस की मीटिंग हो रही है, तीनों चीफ के साथ में, अजीत डोवाल साहब के साथ में बैठ करके बातचीत हो रही है, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। बिल्कुल। आपने कल और आज में देखा कि पानी रोकना है, ये एक नॉन ट्रेडिशनल मेथड है, ये वॉरफेयर का मेथड नहीं है, लड़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन इस तरह से छोटे छोटे मुद्दे जो चाणक्य नीति के मुद्दे हैं, वो लगा करके हम इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो बड़ी बात आपने कही, एक चीज और मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसे डिकोड करें, जो कि यहाँ पर सीधे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि तीनों सेनाओं को फ्री हैंड छूट है। साथ ही वो कह रहे हैं कि सेना तय करेगी खुद अपना लक्ष्य, तय करेगी तरीका, तय करेगी समय। इसे डिकोड कीजिए, इसमें क्या संदेश छिपा है प्रधानमंत्री का, और इसे किस तरीके से देखा जाए? धन्यवाद। जब हम ये कहते हैं कि सेना को पूरी छूट है, इसका सीधा मतलब ये
ये है कि जो मेरे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस हैं मिलिट्री के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनमें हम अपने समन्वय से अपना मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं। एक जो मुद्दे की बात है वो, जैसे पाकिस्तान ने कह दिया जी शिमला समझौता हम नहीं मानते, तो इसका मतलब हो गया कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं मानते, यानी मैं वहां जाकर के अटैक कर सकता हूं और वो इधर आके अटैक कर सकता है। हाजी पीर जो हमने इनको लौटाया था, अभी मौका है कि हम हाजी पीर ले लें, लेकिन क्या सेनाएं इस किस्म के स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले इस हालत के अंदर? ये बहुत संजीदा और सेंसिटिव इशू है, और जब भी ऐसा डिसीजन लेना होगा तो ये सीसीएस मीटिंग के साथ में लेना होगा। इसको पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। वी एज मिलिट्री वी थिंक ग्लोबली, वी एक्ट लोकली। तो सीधे शब्दों में यह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस, नेशनल इंटरेस्ट मुझे मालूम है, मिलिट्री इंटरेस्ट मुझे मालूम है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स मुझे मालूम है। अब इनके हिसाब से जो टेरर अटैक हुआ है और इसके साथ में जो हालात लगातार डायनामिक तरीके से चेंज हो रहे हैं, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो सेना लेगी। हाँ। मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता कि सेना क्या क्या कोर्सेस ले सकती है। हाँ, नहीं, जाहिर तौर पर ये गोपनीय होना चाहिए, रणनीति का हिस्सा है। जीवन जी, इस पे मैं फोकस भी नहीं हूं और आपको प्रेशर भी नहीं डालूंगी, लेकिन मुझे बताइए, चूंकि जिस तरीके से हड़कंप पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है, पाकिस्तान भी जानता है कि भारत चुप रहने वाला नहीं है, उसके संकेत पहले से ही मिलने लगे थे 22 अप्रैल के बाद। वहां तो जो कैंप है आतंकी वो खाली कराए जा रहे हैं, उनको प्लेन के जरिए सुरक्षित जगह पे भेजा जा रहा है, लॉन्चिंग पैड खत्म किए जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में आर्मी क्या करेगी, कैसे करेगी सेना प्रहार और कैसे लेगी बदला? चलिए, मैं आपको और भारतीय आम नागरिक को, जिनको पता नहीं है कि ऑपरेशन कैसे प्लान होता है, कैसे होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देकर के बता कि मान लिया मुजफ्फराबाद के इलाके के अंदर बहुत सारे कैंप्स हैं। अब ये कैंप क्या है? ट्रेनिंग कैंप है। एक कैंप के अंदर 10 मुजाहिदों को, या एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग कैंप है, उनका मुजफ्फराबाद के सबर्ब के एरिया में या पास के गांव के अंदर उन्होंने एक मंजिल का, 2 मंजिल का घर ले रखा है, पास का ग्राउंड ले रखा है, एक छोटी सी रेंज बना रखी है, ये उसका ट्रेनिंग एरिया हो गया। अब इस ट्रेनिंग एरिया को खोजना और स्ट्राइक करना, चाहे हम आर्टिलरी गन से फायर करें या हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करके फायर करें, इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल है। जब तक कि मुझे RFID नहीं मिले, वहां से सिग्नल ना मिले, मेरा सोर्स मुझे ना बताए, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। और मुजफ्फराबाद से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल तक ऐसे बहुत सारी जगहों पर उन्होंने, जहां जहां उनके गुर्गे बैठे हैं, वहां ऐसे घर बना रखे कि अच्छा जी, आप 10 लड़के मैं आपको भेज रहा हूँ, 4 दिन के लिए ट्रेन कर दीजिएगा। और वहां पे एक इनका पुराना टेररिस्ट जाता है जो उनको ट्रेनिंग दे देता है। तो ये कोई बहुत इंडियन मिलिट्री एकेडमी टाइप ट्रेनिंग नहीं है, ये बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है। अब जिनको भेज रहे हैं, हवाई जहाज लगा रहे हैं, ये सब कौन कर रहे हैं? जो इनके खास लीडर्स हैं टेररिस्ट के, उनको ये लोग सेफ जगह पर पहुंचा रहे हैं, यानी कि उनको यहां से डेफ्ट एरियाज में ले जा रहे हैं, जहां पे कि स्ट्राइक करने के लिए हमारे कमांडोज ना पहुंच सके या हमारी आर्टिलरी की रेंज ना पहुंच सके। 15 किलोमीटर तक हम फायर कर सकते हैं, 30 से 40 किलोमीटर कर सकते हैं आरटी से, लेकिन वो फिर एरिया डिस्पर्जन और वो बीच में आ जाता है, तो हम प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो वो यहां से हटा करके उनको डेफ्ट में लेकर जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल बात है, हमको इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारा स्पाई सिस्टम ठीक है, तो हमारे जो स्पाइस हैं या उनके, हमारे दुश्मन का जो दुश्मन है वो मेरा दोस्त बन जाता है, वो अपने आप वहां पे काम कर देंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीवन जी हमें समझाने के लिए इस हाई लेवल मीटिंग के क्या संकेत हैं। और जाहिर तौर पर अब पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का